हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज क्लास नंबर 12। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत जो भी नरमपंथी नेता थे यानी कि उदारवादी नेता थे उनके विषय में। लेकिन इसके पहले दोस्तों हमें आपके अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में। तो दोस्तों, अध्याय नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद बंग भंग आंदोलन, फिर हमने देखा था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज दल पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी, बारदोली सत्याग्रह, और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रमुख उदारवादी नेता के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों ने देखा था महात्मा गांधी के विषय में। और आज हम लोग देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी के विषय में। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख उग्रवादी क्रांतिकारी नेताओं के विषय में, जिसमें हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। तो आज दोस्तों इस वीडियो में आपका अध्याय नंबर 2 समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 3 जो कि आपका शुरू हो जाता है ज्योग्राफी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर उदारवादी नेता में हम लोग देख चुके थे यानी कि नरम दल से संबंधित ये नेता हैं, जिनमें हम लोगों ने देखा था इसके पहली वीडियो में महात्मा गांधी। और आज हम देखेंगे यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। और दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे जिनके अंदर समाज सेवा की भावना, और वो एक विचारक और सुधारक भी रह चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ रखते थे और उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनकी समझ इतनी अच्छी थी कि उस पर वो अधिकार पूर्वक किसी भी टॉपिक पर वो बहुत ही अच्छे ढंग से बहस कर सकते थे, और इसीलिए उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर? यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी यानी कि दोस्तों जो कांग्रेस थी वो 2 दलों में विभाजित हो जाती है 1907 के अधिवेशन में। और उसके बाद यहाँ पे जो नरमपंथी यानी कि जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेताओं में जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के विषय में, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नरमपंथी नेता थे। क्लियर? आगे देखें तो यहाँ पर देखिए, चरित्र निर्माण की आवश्यकता से सहमत होकर उन्होंने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, और महात्मा गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों यहाँ पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। क्लियर? तो ये सारे जो मेन पॉइंट हैं ये आप ध्यान रखते चलेंगे। आगे दोस्तों हम देखेंगे, यही नरमपंथी नेताओं में ही दादा भाई नौरोजी भी आते हैं, यानी कि उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी भी आते हैं। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को भारत के वृद्ध यानी कि पितामह यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अक्सर आपके बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन या
वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं या अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, उसमें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी ही हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 1853 ईस्वी में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने भारत की राजनीतिक दास्ता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व लोकमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वो भारत की जो स्थिति थी उसको पूरे विश्व से परिचित कराने के लिए, लोगों का ध्यान हमारे देश की तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने भारत की जो स्थिति थी उससे संबंधित पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे ऐसे ही पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसने की है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो देश के पितामह कहे जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की। क्लियर। तो आपको ये जो भी मेन पॉइंट हम लिखा रहे हैं दोस्तों वो आप ध्यान से समझिए और उसको याद भी रखिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपकी ये क्लास चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल ये सारी चीज़ें आपके डीएलएड में ही काम आएंगी, ये सारी चीज़ें आगे चल करके आपके चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो या फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ये आपके काम आने वाली है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आप पढ़िए ध्यान से पढ़िए, उसको याद रखिए। क्लियर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसके पहले नरमपंथी यानी कि उदारवादी नेताओं के विषय में। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रमुख उग्र क्रांतिकारी नेताओं के विषय में, यानी कि गरम दल से संबंधित जो भी नेता थे उनके विषय में। तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिया था जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के विषय में। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस है इनका जन्म कहाँ हुआ था, उड़ीसा में कटक नामक स्थान पर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो विचारों से, यहाँ पर उनके विचारों से वो सहमत भले ही नहीं थे, लेकिन उनकी आलोचना भी वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी थे वो उदारवादी नेता थे। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की तो वो अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन या इस तरह के जितने भी उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन थे वो कहीं ना कहीं अहिंसा और शांति प्रिय व्यक्ति थे। तो इसलिए वो उस तरह के रास्ते से अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चाहे वो उग्र नेता हो या उदारवादी नेता हो, दोनों का जो मकसद था वो था देश को आज़ाद कराना। आगे हम देखें यहाँ पे दोस्तों महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सुभाष चंद्र बोस जी सहमत नहीं थे। यहाँ पर हम देखें वास्तव में महात्मा गांधी उदारवादी दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। दोस्तों इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे महात्मा गांधी जी के विषय में, इसके पहली वाली वीडियो में, तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम एक रेडियो प्रसारण जारी किया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी जी को संबोधित किया था और ये कहा था कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं आवश्यक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने का जो पहला नाम उनको देने का राष्ट्रपिता वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्लियर।
1944 में जब वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और वहाँ पर वो अपने जो भी उनके सैनिक थे, यानी कि जो भी उनकी फौज थी, उसके लिए वो आशीर्वाद और शुभकामनाएं गांधी जी से चाहते हैं। आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पर हम देखें नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और दोस्तों इस गठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। तो दोस्तों जो भी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उस फौज का जो झंडा था, उसका जो प्रतीक चिन्ह था, वो दहाड़ते हुए बाघ का चित्र था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे और यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा बहुत ही पॉपुलर नारा है और ये नारा अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? तो ये आपके हमारे जो गरम पंथी दल के जो नेता हैं उन्हीं का, सुभाष चंद्र बोस जी का ही नारा है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये भी गरम दल से संबंधित है। तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है वो 23 जुलाई 1856 से ले 1 अगस्त 1920। यहाँ पे दोस्तों आप लिख लीजिएगा अगस्त, यहाँ पे अगस्त रहेगा। इनका जो जन्म था वो 23 जुलाई 1856 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 1 अगस्त 1920 को। तो दोस्तों जन्म से एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ पे हम बात करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए वो उग्र नेता थे और कहीं ना कहीं उनके इन विचारों से, उनके कार्यों से जो ब्रिटिश औपनिवेशिक थे वो परेशान थे, इसलिए उनको भारतीय अशांति का पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि लोकमान्य शीर्षक किसे प्राप्त है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो नारा है उनका, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मराठी भाषा में है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो अक्सर आपके एग्जाम में ये नारा पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया। तो दोस्तों 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसी अधिवेशन में ही जो कांग्रेस था वो 2 दल में विभाजित हो जाता है, गरम दल और नरम दल, जिसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उदारवादी और उग्रवादी। तो दोस्तों गरम दल में तिलक के साथ लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल शामिल थे। तो इसीलिए इन तीनों को लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों नेता क्या हैं? उग्रवादी नेताओं की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम गरम दल से संबंधित मानते हैं। आगे देखिए दोस्तों लाला लाजपत राय के विषय में, चूंकि हम यहाँ पर गरम दल के नेताओं के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी उपनाम दे करके पूछ सकता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो वो है लाला लाजपत राय। दोस्तों इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी, ये दोनों ही। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए थे और अंततः 17 नवंबर सन 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दिया।
तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो साइमन कमीशन के विरोध में जब ये प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारियों के साथ, तो उसी समय अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है और उसमें ये बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में ये सही नहीं हो पाते हैं और इनकी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हम जितने भी क्रांतिकारी नेता हैं, चाहे वो गर्म दल से संबंधित हो चाहे नरम दल से संबंधित हो, वो कहीं ना कहीं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहे। यहाँ पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो नरम दल के नेता थे, चाहे वो गांधी जी हों या फिर इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा दादा भाई नौरोजी, तो ये लोग अपने अंग्रेजों के विरुद्ध जो हथियार अपनाए इन्होंने अपनी ताकत, अपनी कलम को बनाया, अपने जो भी शिक्षाएं थी उसको बनाया। लेकिन अगर वहीं हम बात करें गर्म दल नेताओं की, तो उन्होंने क्रांति का सहारा लिया, अंग्रेजों के विरोध में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो दोनों लोगों का मकसद एक ही था, चाहे वो गर्म दल हो या नरम दल हो, दोनों का मकसद एक ही था कि देश को स्वतंत्रता दिलानी। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और उस मेहनत के एवज में समझिए या फिर एक निवेदन समझिए कि आप जब अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो भी प्रशिक्षु भाई बहन है उनको फ़ायदा होगा कि उन्हें एक अच्छा नोट्स मिलेगा, जिससे वो अपने स्टडी को बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।